मशरिक न्यूज़ के नाजरीन आदाब। एआईएम दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष कलीमुल हाफिज साहब से बात कर रहे हैं। आज हम जानते हैं दिल्ली प्रदेश गद्दी एआईएम की संभालने के बाद क्या क्या मंसूबे हैं उनके और किस तरीके से दिल्ली में एआईएम को मजबूती मिलेगी। जी कलीमुल साहब। देखिए, मेरी अब इस वक्त जानकारी इतनी है कि मैं दिल्ली एआईएमआईएम का अध्यक्ष हूँ और हमारे कायद आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मुझ पर एक भरोसा जताया है और दिल्ली में मजलिस को कायम करना, मजलिस को इंस्टॉल करना और उसे पूरे दमखम के साथ इलेक्शन के लिए तैयार करना मेरी पहली जिम्मेदारी है और मैं पिछले 2 रोज़ से उसी काम पे लगा हुआ हूँ। बात की जाए जहां आपकी रिहायश है, ओखला एक ऐसी बस्ती है दिल्ली की जहां मुस्लिम तबका बहुतायत में रहता है। पिछले टाइम कांग्रेसी विधायक रहे, उसके बाद लोगों ने अपना मन बदला और आम आदमी पार्टी से विधायक को चुना। तो आप क्या समझते हैं कि ओखला के अंदर जो समस्याओं का अंबार तब भी था अब भी था, उसमें कुछ बदलाव आया? आपका क्या नज़रिया है इस बाबत? देखिए, इस वक्त मेरे पास जो पहला जो चैलेंज है वो दिल्ली में मजलिस को कायम करना है। दूसरी बात, मेरा जो टारगेट है, जो हदफ है, वो पूरा दिल्ली है और दिल्ली का वो तबका है जो बैकवर्ड भी है, आइसोलेटेड भी है, जिसे मौजूदा सियासत ने हाशिए पर डाल दिया है। तो इस वक्त हम पूरी दिल्ली की बात करेंगे, अभी हम एक कॉन्स्टिट्यूंसी की बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमें जो दिल्ली में एक मायूसी है एक तबके में, और वो बहुत बड़ा तबका है। जैसे मैंने कहा, उसमें अल्पसंख्यक हैं, उसमें गरीब हैं, उसमें पिछड़े हैं, गैर मंजूर शुदा इलाके में जो रहते हैं लोग, वो लोग हैं, मुस्लिम्स हैं, सिख हैं, ईसाई हैं। ये सब लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और वहाँ पे एक क़यादत का खला है, वहाँ एक पॉलिटिकल वैक्यूम है। उस पॉलिटिकल वैक्यूम को भरने के लिए मजलिस आई है। हम उस तरफ काम करेंगे और जब जैसी हमारा वो एक मसला हल होगा, यानी हमारी सारी कमेटीज़ की जब तश्कील हो जाएगी, उसके बाद फिर हम मुद्दे फ्रेम करके मुद्दे बाई मुद्दे आएंगे और आप जब भी पूछेंगे हमसे, जिस मुद्दे का सवाल करेंगे और उसका आप जवाब चाहेंगे, इंशाअल्लाह हम आपको उसी मुद्दे का जवाब देंगे। लेकिन इस वक्त हमें, अभी हमारे सामने टारगेट डिफरेंट है। बात की जाए एआईएम के सदस्यता बढ़ाने की, मेंबरशिप बढ़ाने की, तो पिछले दिनों जो दंगे हुए और नॉर्थ ईस्ट के अंदर मुस्लिम तबके को बुरी तरीके से जो देखना पड़ा है, अपना हर्ष, लोगों के मकान जला दिए गए और उन पे झूठे मुकदमे लाद दिए गए। इस बाबत एआईएम का क्या कदम होगा आपके प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद? टंडन साहब, आप तो बात बहुत छोटी कह रहे हैं। आपने सिर्फ एक वाक़े का जिक्र किया। दिल्ली ने तो पिछले साल 3 सानों को सहा है। उसमें एक सबसे बड़ा साना था हिंदुस्तान की शान, दिल्ली की शान, जामिया यूनिवर्सिटी पे पुलिस का बर्बरतापूर्ण हमला। उसके बाद फिर जो सीए एनआरसी के ख़िलाफ़ जो प्रोटेस्ट हुए और उस प्रोटेस्ट के साथ जो रवैया रहा दोनों सरकारों का, एक वो रवैया, दोहरा रवैया। दूसरा, जब दिल्ली जली, जहां दिल्ली ने अपने मकानों को जलते देखा, अपने लालों को खोते देखा, दिल्ली ने अपने आप को जख्म सहे, दिल्ली ने अपने कारोबार को लुटते देखा, उस वक्त जो सरकारों का रवैया रहा, और उसमें भी दोनों सरकारें शामिल थीं, मरकज़ी भी और सूबाई भी। और तीसरा साना देखा, जो कुदरती आफत थी, जिसको पूरी दुनिया में आफत थी, वो दिल्ली में भी थी, वो थी कोरोना। कोरोना एक ऐसी आफत थी जो किसी के बस में नहीं था। अमेरिका जैसा मुल्क में लाखों लोग उसमें मारे गए उस बीमारी की वजह से। उस बीमारी को भी ख़ास ग्रुप ने एक ख़ास तबके को टारगेट करके कितना बदनाम किया, कितना दिल दुखाया। तो इन जो जिस तरह से इन्होंने दिल दुखाया है दोनों पार्टियों ने, तीनों पार्टियों ने, इनको जनता माफ़ नहीं करेगी। और इसीलिए मजलिस की सख्त ज़रूरत पड़ी और मैंने भी इस मजलिस में आने का जो फैसला किया वो उसी वजह से किया कि पर्सनली मैं हर्ट था कि आखिर इतना बड़ा सेक्शन अनआंसर्ड है, उसकी बात कोई सुनने वाला नहीं है। जो चाहता है, जैसा चाहता है कह सकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रोज़ाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और एक तबके को टारगेट करते थे।
दंगों में जो दंगे कराने वाले हैं वो आज तक खाली घूम रहे हैं, जो बेचारे पिटे, जो बेचारे मरे, जिनके घर लुटे, वो अब भी जेलों में हैं। तो आखिर ये कैसा निज़ाम है? लोकतंत्र इसलिए तो नहीं बना था, जो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने जो संविधान बनाया, और जो महात्मा गांधी ने या और जो हमारे मुजाहिद आज़ादी हैं, उन्होंने हिंदुस्तान को आज़ादी इसलिए नहीं दिलाई थी कि ये दिन देखने को मिले। यानी संविधान की धज्जियाँ उड़ी, इंसानी हुकूक की धज्जियाँ उड़ी, आम गरीब आवाम बिल्कुल सड़कों पे बेहाल और परेशान रहा, मजदूर कैसे भटका लॉकडाउन में, आप सब देख सकते हैं, पूरी दिल्ली गवाह है। तो इस तरह से जो मिसमैनेज किया दोनों सरकारों ने, आपको खूब याद होगा कि लॉकडाउन में किस तरह से आनंद विहार पे भीड़ भटक रही थी, अपने मुल्क में ही दरबदर हो गए थे। मेरे ऑफिस के ठीक सामने से रोजाना यहाँ से हजारों लाखों मजदूर गुजरता था। मैंने अपने पूरे होटल के स्टाफ को उनके खाने के लिए लगा दिया था। मैंने ये कह दिया था कि जितना खाना इनको चाहिए आप पार्टी। उस दौरान जो असल चीज़ निकल कर आई और जो जो असल काम करने वाले लोग थे वो बाहर आए, और सरकारों ने क्या किया उनके साथ, मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं। लिहाजा एक वैक्यूम क्रिएट हुआ दिल्ली में, उस वैक्यूम को फुल करने के लिए मजलिस आई है। आप ये देखेंगे कि अभी तो हम मेंबरशिप ड्राइव चलाएंगे अपना, उस मेंबरशिप के बाद हम उनकी उम्मीदों को, उनकी आरजुओं को और उनकी जो भी ख्वाहिश है उसको हम ऐवानों में उठाने का काम करेंगे। मजलिस पर जो इल्ज़ाम लगते रहे हैं, उस बाबत आप क्या बताना चाहेंगे? जैसे कि मजलिस को कहा जाता है कि जहाँ-जहाँ चुनाव होते हैं, वहाँ मजलिस जब भी चुनाव लड़ती है तो बीजेपी को फ़ायदा होता है। तो ये जो इल्ज़ाम लगता रहा है अब तक मजलिस पे, इस बाबत आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस बाबत अभी हालिया 2 दिन पहले का वाक़या है। गुजरात तो बीजेपी का है, और गुजरात में जो गोधरा शहर है जो बहुत मशहूर है, जहाँ से सारे दंगे शुरू हुए, उसका वहाँ का मेयर भी बीजेपी का था। वहाँ के मेयर को मजलिस ने हराया और वहाँ अपना मेयर बनाया, और उन मेयर बनने के लिए जो जितने पार्षदों की, काउंसलर्स की ज़रूरत थी, उसमें 5 काउंसलर नॉन मुस्लिम। तो जब गोधरा का नॉन मुस्लिम या हिंदू वर्ग एमआईएम को सपोर्ट कर सकता है बीजेपी को हराने के लिए, तो और इससे ज़्यादा क्या जवाब चाहिए? अब सवाल कर आ जाइए इल्ज़ाम पे। ये इल्ज़ाम उन सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों का लगाया हुआ है जो मुस्लिम वोट को अपनी इजारादारी, अपना गुलाम समझती हैं, और ऐसे खौफ में उसे मुब्तला रखती हैं कि तुम कहीं एक मत हो जाना, हमारे अलावा कहीं और मत चले जाना। अगर कहीं और चले गए तो पता नहीं क्या हो जाएगा, क़यामत आ जाएगी। जबकि उनके हिसाब वाली जो क़यामत है वो आ चुकी है। मोदी जी दोबारा से बने प्रधानमंत्री, उनके पूरे हिंदुस्तान में सरकारें हैं, 3/4 मेजोरिटी में यूपी में बैठे हैं, वो आसाम में है, उत्तराखंड में है, हिमाचल प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है। यहाँ तो मजलिस नहीं लड़ती। जब यहाँ मजलिस नहीं लड़ती तो देखिए, जो लोग नहीं जानते मजलिस को, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, वरना अगर वो कोशिश करें और जाने मजलिस को, यानी मजलिस का जो मरकज़ है वो हैदराबाद है। हैदराबाद में वो 63 साल से खिदमत कर रहे हैं, ज़मीनी खिदमत कर रहे हैं, इसीलिए उनको लगातार जिताया जा रहा है। बिल्कुल ज़मीनी जो बुनियादी काम हो सकते हैं, और बुनियादी काम लोकल बॉडीज़ करती हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन करती हैं, या आपके एमसीडीज़ करती हैं, जो भी जहाँ जिस तरह का शहर में उसका नाम है। तो लोकल बॉडीज़ की बात, सारे इलेक्शन हम क्यों जीत रहे हैं अगर हम लोकल। मैंने खुद ने अरविंद केजरीवाल साहब से ये कहा कि भाई, जिस तरह से हैदराबाद में मजलिस की वजह से तेलंगाना हुकूमत ने 250 स्कूल बनाए गरीबों के लिए, वहाँ पे रिहायशी बिल्कुल फ्री, खाना रहना पीना सब फ्री है, और सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, उसमें गरीब और भी दूसरे लोग हैं, सारे मज़हब के लोग हैं, उसमें हिंदू भी हैं, बैकवर्ड भी हैं, दलित भी हैं। हमने कहा वही मॉडल आप दिल्ली में इम्प्लीमेंट कर दीजिए। दिल्ली में आपकी जो डंका बजाते हैं आप सेहत पे और तालीम पे बहुत काम कर रहे हैं, तो वो आपकी सारी स्कीमें सरकारी इमारतों के थ्रू होती हैं। जो अनथराइज एरिया है वहाँ पे सरकारी इमारतें नहीं हैं, सरकारी ना स्कूल हैं वहाँ, ना सरकारी अस्पताल हैं, तो आपकी स्कीम से उनको फ़ायदा कैसे पहुँचेगा? तो जब उनको फ़ायदा नहीं पहुँचता तो हमने कहा भी उनको कोई बनाइए स्कीम। उस स्कीम के लिए हमने उन्हें आइडिया दिया कि आप 250 स्कूल उन अनथराइज एरियो में, चाहे किराए की बिल्डिंग लेके बनाएं, आप बना दीजिए। कम से कम गरीब आवाम प्राइमरी, प्री प्राइमरी, जूनियर हाई स्कूल लेवल तक की एजुकेशन फ्री में तो ले लेगी। हमने उनसे कहा कि तेलंगाना तो रेजिडेंशियल बनाए, आप सिर्फ डे स्कॉलर बना दीजिए, और वो वादा करके गए। नायब वजीर आला ने हमसे वादा किया, जो वजीर तालीम भी, उन्होंने कहा कि बजट की कोई कमी नहीं आने देंगे, और उनको दोबारा से भी
तिबारा से भी जिता दिया उसी पब्लिक ने, उसी गरीब आवाम ने, उसी मुस्लिम आवाम ने उनको फिर जिताया और एक तरफा वोट दिया, और उन्होंने उसके बदले में क्या दिया, उसका जिक्र भी करना छोड़ दिया। तो अब मजलिस आई है, मजलिस इस बात को फिक्स करेगी कि जो भी रहनुमा हैं, जो भी सियासी लीडर्स हैं, वो जो वादा करते हैं उनको वादा पूरा करना पड़ेगा अपना। अगर वादा पूरा नहीं करेंगे तो आवाम उनको उठा के फेंक देगी, हटा देगी, वो दूसरे को चुन लेगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो मजलिस जिस तरह से वहाँ खिदमत करती है हैदराबाद में, और इस तरह से अगर हमने यहाँ खिदमत की, तो आवाम हमें अपनी दुआओं से भी नवाजेगी और वोट से भी नवाजेगी और मोहब्बत से भी नवाजेगी। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ दिल्ली प्रदेश AIIM अध्यक्ष कलीमुल हाफिज जी। हैदराबाद के अंदर 63 सालों से AIIM का एक छत्र राज है, वो अपनी सेवाओं के बदले है, और उसी कॉन्सेप्ट को अब दिल्ली में लागू किया जाएगा।